हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग उत्तर वैदिक काल में लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसके बारे में अपन लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है जो अपन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोला है कि उत्तर वैदिक काल में लोगों की आर्थिक स्थिति यानी कि जो इकोनॉमिकल लाइफ थी, फाइनेंशियल लाइफ जो थी वो कैसी थी, ये हम पता करेंगे। तो उसमें पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला है, इस काल में पशुपालन की जगह कृषि जो है फार्मिंग प्राथमिक पेशा बन गया और कृषि से रिलेटेड चार प्रोसेस जुताई, बुवाई, कटाई, मढ़ाई आदि का उल्लेख मिलता है। देखो ऋग्वैदिक काल में ना लोग क्या करते थे, रोजगार के लिए, फाइनेंशियल के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए उनका रोजगार का पहला साधन था पशुपालन। लेकिन जब टाइम बदला, ऋग्वैदिक काल के बाद जब पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड यानी कि आपका उत्तर वैदिक काल आया, तो उस समय लोगों का जो रोजगार था उसकी प्राथमिकता में पशुपालन की जगह क्या आ गया, फार्मिंग आ गया। अब क्या हुआ, लोग खेती करना शुरू कर दिए और खेती से रिलेटेड क्या होता है, चार प्रोसेस: जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई। जुताई का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे जमीन है ना, जमीन को कुरोदना, उसको मुरमुरा करना, जमीन की जो मिट्टी होती है उसको मुरमुरा करना और उसमें उसको ऐसा बनाना ताकि उसमें बीजों की बुवाई की जा सके। ठीक है, ताकि खेती की जा सके, यानी कि जमीन को चीरना ऐसा मान सकते हो। जमीन की जो मिट्टी होती है ना, उसको भुरभुरा भुरभुरा बनाना, ऐसा बनाना कि उसमें बीज को हम बो सकें, उसी को क्या कहा जाता है, जुताई। नेक्स्ट आता है बुवाई, यानी कि बीजों को बोना। ठीक है, जुताई कर दिया, बुवाई कर दिया, उसके बाद क्या होता है, जैसे बीज बो दिया, दाना पाना दाना पानी खाद वाद सब देने के बाद क्या होता है, फसल उगती है। फसल उगने के बाद क्या होता है, उस फसल की कटाई होती है। काटने को क्या कहा जाता है, कटाई कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है मड़ाई। मड़ाई क्या होता है दोस्तों, जैसे फसल है ना, फसल को हमने काट लिया, जैसे गेहूँ, धान। तो गेहूँ, धान की जो बालियाँ होती है, जो फलियाँ होती हैं, उनमें से दाने को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मड़ाई। देखिए बहुत सारा जैसे गेहूँ, धान है, वो ऐसे से एकदम एक साथ उठा के किसी मशीन में फँसा के ऐसे लोग कई बार घुमाते हैं। उसमें क्या हो रहा है, वही मड़ाई वाला एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, गेहूँ या जो धान होता है, उसकी जो बालियाँ होती हैं, जो फलियाँ होती हैं, उसमें से दाने को अलग किया जाता है। गेहूँ की जो बालियाँ या जो फलियाँ होती हैं, उसमें से दाने को अलग करने का जो प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मड़ाई कहा जाता है। ठीक है? तो फिर से मैं एक बार आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ कि इस काल में, ऋग्वैदिक काल में लोगों की पहली प्राथमिकता क्या थी? पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया, समय बदला, तो अब लोगों ने क्या किया? पशुपालन को छोड़ के खेती को प्राथमिकता दिया। उनका पहला प्रायोरिटी क्या बना? फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर बना। एग्रीकल्चर में 4 प्रोसेस आते हैं। पहला आता है आपका जुताई, यानी कि ज़मीन को कुरेदना, ज़मीन की मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ऐसा बनाना कि उसके अंदर हम ज़मीन के अंदर बीज को बो सकें। बुवाई का अर्थ होता है ज़मीन के अंदर बीजों को बोना। उसके बाद क्या? पानी, खाद, सभी प्रकार की उसे सुविधा उपलब्ध कराने के बाद जब फसल उग जाती है, तो उसके बाद अगला प्रोसेस क्या आता है? कटाई, यानी फसल को काटना। फसल को काटने के बाद जो फसल इकट्ठा हुई है, जो रॉ रूप में इकट्ठा हुई है, उनमें से गेहूँ और धान की जो बालियाँ होती है, उनमें से दाने को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? मड़ाई। ठीक है? तो ये कृषि का चौथा और आखिरी प्रोसेस है, जिसे क्या कहा जाता है? मड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में ना लोगों ने क्या हुआ, खेती करना शुरू कर दिया था, फार्मिंग होना शुरू हो गया था। तो इस काल में कौन लोग थे? आर्यंस थे, आर्य लोग थे। तो आर्य लोग क्या किए, पूरे गंगा घाटी में कृषि करने लगे। कभी भी देखना, खेती के लिए ना हमेशा जमीन का उपयुक्त होना यानी कि उपजाऊ होना बहुत जरूरी होता है। और उपजाऊ जमीन कहाँ की सबसे अच्छी होती है? जहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में हो, खनिज भरपूर मात्रा में हो। नदियों के बगल में जो ज़मीन होता है, नदियों के आस-पास का जो ज़मीन होता है ना, वो बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पानी भी भरपूर मिलता है, उस आस-पास का जो ज़मीन होता है, उसको पानी भी भरपूर मिलता है। पहाड़ों से क्या होता है, नदी आते रहती है, तो वो पहाड़ों से जब नदी आती है, तो रास्ते से जितने भी उपजाऊ पदार्थ होते हैं, वो सभी क्या नदियों से स होते हुए बहती हैं। तो वो जो उपजाऊ पदार्थ होते हैं, वो क्या होता है, मिट्टी में भी मिला हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, नदियों के आस-पास का जो क्षेत्र होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है और उपजाऊ होना भूमि के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि खेती अच्छे से हो। ठीक है? अन्य ज़मीनों की तुलना में नदियों के आस-पास का जो ज़मीन होता है, वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उस आस-पास की ज़मीन में वो ज़मीन उपजाऊ भी होती है, उसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, सभी खनिज पदार्थ, पोषक तत्व सब मौजूद होते हैं, नदियों के आस-पास की ज़मीन में। क्योंकि नदी बहते हुए आती है
और वो काफ़ी दूर से बहते हुए आती है, तो वो क्या करती है अपने साथ जो खनिज पदार्थ है, पोषक पदार्थ है, वो भी साथ में लेते हुए आती है, जो कि आस-पास के जो ज़मीन होती है, उपजाऊ ज़मीन होती है नदियों की, उसमें वहाँ छोड़ के चले जाती है, जिससे कि वो जो ज़मीन होती है आस-पास की नदियों की जो ज़मीन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसीलिए इस काल में आर्य पूरे गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। गंगा घाटी मतलब गंगा नदी के किनारे पूरे क्षेत्र में फार्मिंग होने लगी थी। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नदियों के पास की जो ज़मीन होती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और देखिए क्या हुआ इस काल में, इसी टाइम में लोहे से बने टूल से इसी काल में क्या हुआ, लोहे की भी खोज हो चुकी थी, तो लोहे की खोज हो गई थी, तो उससे लोगों ने क्या हुआ, औज़ार यानी कि उपकरण बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से फार्मिंग यानी कि कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आने लगे। लोहे के बने औजारों का उपयोग खेती में होने लगा, जिससे कि खेती में क्रांतिकारी बदलाव, सकारात्मक बदलाव हम लोग को देखने में मिला। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, किससे हुआ? लोहे के डिवाइसेज़, लोहे के टूल्स का उपयोग करने पर। किसमें? फार्मिंग में। यजुर्वेद में आपको मालूम है यजुर्वेद एक ग्रंथ है, तो यजुर्वेद में लोहे को ना श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क कहा गया, ठीक है? लोहा जो हम कहते हैं लोहे को, लोहा जो होता है हम उसे लोहा कहते हैं, लेकिन इसी लोहे को यजुर्वेद जो ग्रंथ है, उसमें क्या कहा गया? श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क, श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क। अगर आपको पूछेगा कि यजुर्वेद में लोहे के लिए कौन-सा शब्द यूज़ हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क। या फिर ऐसे भी पूछ लिया कि श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप क्या बोलोगे? लोहे के लिए होता है। या फिर आपको ऐसे पूछ लिया कि श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क शब्द का जो प्रयोग है, वो किस ग्रंथ में हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? यजुर्वेद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला इसमें कि लोहे के उपकरण के प्रयोग से कृषि का यानी कि एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ, फसलों की संख्या में भारी वृद्धि हमको देखने को मिली और धान जो है इस काल की प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। देखिए अब लोहे का यूज होने लगा। अब देखो कोई भी चीज टेक्नोलॉजिकल बेस पर, कोई भी नई चीज का जब खोज खोज होता है और उससे अगर कोई काम आसान हो जाता है ना, तो उस काम का विस्तार होने लगता है, फैलाव होने लगता है। खेती में पहले मुश्किल होता था, लेकिन जैसे ही लोहे का यूज़ होने लगा, लोहे से बने उपकरण का यूज़ होने लगा, तो क्या हुआ? जुताई, ये सब जो प्रोसेस था कृषि से संबंधित, वो क्या हुआ? काफ़ी आसान हो गया। अब काम आसान हो गया, तो उससे क्या हुआ? काम का विस्तार हुआ, यानी कि फैलाव हुआ। खेती काफ़ी बड़े लेवल पर होने लगी और कृषि का विस्तार हुआ और इसी के साथ क्या हुआ? खेती जब आसान हो गई, तो फसलों की संख्या में भी क्या हुआ? वृद्धि हुई। कोई भी चीज़ जब मुश्किल रहता है ना, तो उसे कर पाना बहुत, जैसे कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल रहता है, तो वो बहुत ही कम लेवल पर हो पाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर आसान हो जाती है, तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। यही यहाँ भी यही हुआ कि लोहे के डिवाइसेज़ का, लोहे के उपकरण का यूज़ होने से क्या हुआ? खेती में विस्तार हुआ। खेती अब बड़े लेवल पर हर जगह होने लगा। साथ ही में फसल उगाना अब आसान हो गया, तो फसलों की संख्या में भी क्या हुआ? भारी मात्रा में वृद्धि होने लगी और इस काल की प्रमुख फसल क्या बन गई? धान। धान क्या हुआ? प्रमुख फसल बन गई। और एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। देखो, अतरंजी खेड़ा क्या है ना, ये एक जगह है। ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के तट पर एक प्राचीन स्थल है, जहाँ पर जिसे क्या कहा जाता है? अतरंजी खेड़ा। वहाँ से कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब देखो, यहाँ भी ध्यान देना, नोटिस करना, काली नदी के तट पर, काली नदी है, उस नदी के तट पर एक स्थल है, उस स्थल का नाम क्या है? प्राचीन स्थल का नाम है, पुरातात्विक जो स्थल है, उसका नाम क्या है? अतरंजी खेड़ा। मैं बोला ना आपको, नदी के आस-पास की जो ज़मीन रहती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ रहती है, क्यों? क्योंकि उससे पानी भी भरपूर मात्रा में मिलता है, उनमें पोषक तत्व और जो पोषक तत्व होते हैं, उपजाऊ बनाने के लिए वो भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता था? खेती होता था। और वहीं पर खेती करते समय खेती जिस चीज़ से होता था, लोहे के उपकरण से, तो उसके साक्ष्य हमें मिले हैं। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। और ये अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? यूपी के एटा जिले में काली नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन स्थल है। इस चीज़ को याद रखना। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अगर आपको पूछेगा कि इस काल की प्रमुख फसल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? धान बोलोगे। ठीक है, याद रखना। इस काल में क्या हुआ? फसलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। लोहे के उपकरणों का प्रयोग से क्या हुआ? कृषि का विस्तार हुआ और अतरंजी खेड़ा एक जगह है, जहाँ पर क्या हुआ? कृषि से संबंधित हमें लोहे के उपकरण मिले।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लोहे के उपकरण के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ। समझ गए? फसलों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली क्योंकि लोहे के डिवाइसेस यूज करने लगे हम। और धान प्रमुख फसल बन गई। इस काल की प्रमुख फसल क्या है? तो बोलेगा धान। आप याद रखना धान है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अतरंजी खेड़ा जो जगह है वो कहाँ पर है? अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? यूपी के एटा जिले में स्थित काली नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल क्या कहलाता है? अतरंजी खेड़ा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स देखिए आगे क्या बोला है कि अथर्ववेद में ना फसल काटने के दर्राती, तीर, चाकू, कुल्हाड़ी आदि का उल्लेख हमें मिलता है। और इस काल में लोग सोना और लोहा के अलावा भी लोग टिन, तांबा, चांदी और सीसा जैसे धातुओं से परिचित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए क्या बोला है इस काल में फसल काटने की दर्राती। दर्राती अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए ये ना एक प्रकार का औजार है जिसका यूज फार्मिंग में होता है। फसल को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फसल को काटने के लिए किसका यूज किया जाता है? दर्राती का यूज किया जाता है। दर्राती क्या एक प्रकार का कृषि से संबंधित एक औजार है, एक वेपन है जिसका यूज फसल काटने के लिए या फिर घास काटने के लिए दर्राती का यूज किया जाता है। फसल या घास काटने के लिए यूज किया जाने वाला वेपन का नाम क्या है? दर्राती। ठीक है, और इसी काल में हमें तीर, चाकू, कुल्हाड़ी आदि का भी उल्लेख हमें मिलता है। तीर, चाकू, कुल्हाड़ी जाहिर सी बात है किसी ने या तो लोहे से बने होंगे या मेटल से बने होंगे। जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे के अलावा अन्य और भी जो धातु है इनकी खोज होने लगी। जब धातुओं की खोज हुई तो उससे क्या हुआ? औजार बनना शुरू हो गए। उन्हीं औजारों में क्या आता है? तीर आता है, चाकू आता है, कुल्हाड़ी आता है आदि का उल्लेख हमें मिलता है। कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। याद रखना ऋग्वैदिक काल में इन सब की जानकारी हमें नहीं मिलती है। किसमें मिलती है? उत्तर वैदिक काल में। और सोना और लोहा इन दोनों धातुओं के अलावा इस काल के लोग टिन, तांबा, चांदी और सीसा जैसे धातुओं से भी परिचित हो चुके थे। अब धीरे-धीरे धातुओं की खोज होने लगी। कई सारे जो धातु थे उनकी जानकारी इस काल के लोगों को होना शुरू हो गई। पहले सिर्फ सोना और लोहे के बारे में जानते थे, पर अब धीरे-धीरे क्या हुआ? टिन, तांबा, चांदी और सीसा जैसे धातुओं से भी इस काल के लोग यानी कि आर्यन्स परिचित होने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ। अथर्ववेद में फसल काटने की दर्राती। दर्राती क्या है? एक प्रकार का कृषि में यूज किया जाने वाला औजार है जिसका यूज फसल काटने के लिए या घास काटने के लिए किया जाता है। तीर, चाकू, कुल्हाड़ी आदि का उल्लेख हमें मिलता है। सोना और लोहे के अलावा इस काल के लोग टिन, तांबा, चांदी, सीसा जैसे धातु से भी परिचित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो धीरे-धीरे क्या हुआ? धातुओं के प्रति भी इनकी धातुओं के प्रति इनकी जो नॉलेज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो बढ़ती चली गई। उनको नए-नए धातुओं के बारे में जानकारी होने लगी। ये कौन से काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। और अथर्ववेद में ही हमें फसल काटने की दर्राती, तीर, चाकू, कुल्हाड़ी आदि का उल्लेख अगर आपको पूछेगा किसमें मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? अथर्ववेद में मिलता है। अगर आपको पूछेगा कि दर्राती क्या है, तो दर्राती कृषि में यूज होने वाला एक औजार है जिसका यूज फसल या घास काटने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स इसमें आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है कि इस काल में व्यापार और वाणिज्य में लगातार वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। और इस काल के लोग चार प्रकार के बर्तन यानी कि मृत भांडों से परिचित थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ इस काल में? देखो कृषि के लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे का आविष्कार से सीधा सीधा फायदा किस में हुआ? खेती में हुआ। खेती में होने से क्या हुआ? सरप्लस इकोनॉमी यानी कि प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होने लगा। प्रोडक्शन, लोग एक जगह पर रुककर खेती करने लगे, खाने पीने को अच्छे से मिलने लगा। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों की क्या हुई? वृद्धि हुई। साथ ही में क्या हुआ? कई सारे अन्य जैसे जो धातु थे, जैसे सोना और लोहे के अलावा टिन, चांदी, सीसा, इन सब का भी प्रयोग होने लगा। खोज हो गई और इन सब की खोज होने से भी कई सारे उपकरण बने, जिनका यूज़ लोगों ने अपने डेवलपमेंट के लिए किया, विकास के लिए किया। इससे क्या हुआ? मानव जीवन काफ़ी मामलों में आसान हुआ। धरती पर सर्वाइवल क्या हुआ? काफ़ी ईज़ी हुआ। तो ईज़ी होने से क्या होता है? यहाँ पर क्या हुआ? इस समय खेती का भी विस्तार हुआ, साथ में मानव जीवन के आसान होने से, लोहे की खोज होने से, कई प्रकार के धातुओं की खोज होने से जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि कैसे हुई? लोग एक जगह पर रहने लगे, खेती करने लगे, फार्मिंग होने लगी, प्रोडक्शन होने लगा। साथ ही में धातुओं की खोज होने से उद्योग धंधे भी शुरू हो गए। शिल्प जो उद्योग थे, उद्योग धंधे भी शुरू हुए। इन सभी के फलस्वरूप एक चीज क्या हुई कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि क्यों होने लगी? क्योंकि लोग एक जगह पर रहकर बसने लगे, उनका जीवन आसान हुआ। जब भी कोई चीज़ आसान होती है तो वो चीज़ क्या होती है? ज़्यादा होने लगती है। तो जब इंसान का जीवन आसान होने लगा,
तो जनसंख्या भी क्या हुई, वृद्धि होने लगी। और इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में ही हमें 4 प्रकार के मृद भांडों की जानकारी मिलती है। मृद भांड यानी क्या अर्थ होता है दोस्तों, बर्तन। ठीक है, मृद यानी मिट्टी, तो मिट्टी से बने हुए बर्तन। ठीक है, तो 4 प्रकार के बर्तन होते थे। पहला काले रंग का बर्तन, दूसरा लाल कलर का बर्तन यानी कि काले कलर का मृद भांड, लाल कलर का मृद भांड, और काले और लाल रंग का मिक्सचर वाला मृद भांड, और एक होता है चित्रित धूसर, जिसमें किसी प्रकार का कोई चित्र बना हो, वो वाला मृद भांड यानी कि बर्तन। काले रंग का बर्तन, लाल रंग का बर्तन, काले और लाल रंग का मिश्रित बर्तन, और एक ऐसा बर्तन जिसमें कि कलाकारी पेंटिंग की गई है, वो बर्तन। तो इस काल में हमें टोटल 4 प्रकार के बर्तन हमें देखने को मिले। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि इस काल में, हमेशा याद रखना बर्तन मतलब मृदभांड। ठीक है, मृदभांड का अर्थ क्या होता है, बर्तन। मृदु यानी होता है मिट्टी, मिट्टी से बने हुए बर्तन को ही क्या कहा गया, मृदभांड कहा गया। ये कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है काले कलर का बर्तन, लाल कलर का बर्तन, काला और लाल रंग का मिश्रित बर्तन, और एक होता है चित्रित, जिसमें किसी प्रकार की पेंटिंग कलाकारी की गई है, उसे क्या कहा गया, चित्रित बर्तन यानी कि चित्रित मृदभांड। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस काल में व्यापार और वाणिज्य में लगातार वृद्धि के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई, और इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन से परिचित थे। ठीक है, खेती होने लगा, इंडस्ट्रीज भी होने लगी, क्योंकि धातुओं की खोज होने लगी तो उद्योग धंधे लगने लगे, खेती होने लगी, तो इससे क्या हुआ, व्यापार होने लगा। व्यापार होने से लोगों को इकोनॉमिकली फायदा होने लगा, लोग एक जगह बस कर रहने लगे, इससे क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। और इस काल में लोग 4 प्रकार के बर्तन यूज करते थे, काले और लाल रंग का मिश्रित, काले रंग का, लाल रंग का, और एक चित्रित वाला मृदभांड यानी कि बर्तन। ठीक है, टोटल 4 प्रकार के बर्तन। 4 प्रकार के बर्तन पूछेगा, फिर से बता देता हूँ। काले कलर का बर्तन, लाल कलर का बर्तन, काले और लाल रंग का मिक्स्ड मिश्रित बर्तन, और एक होता है चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि जिसमें किसी प्रकार की पेंटिंग कलाकारी की गई है, वो वाला मृदभांड। यहाँ पर मेरे बर्तन बोलने का अर्थ है मृदभांड। ठीक है, यानी कि मिट्टी के बने बर्तन। मृद यानी क्या होता है, मिट्टी, और मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी से बने बर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, आगे देखते, देखिए इसमें क्या बोला है कि इस काल के ग्रंथों में ना श्रेष्ठीन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठीन शब्द का उल्लेख मिलता है। देखो दोस्तों, इस काल में ना हमें इस काल के जो ग्रंथ हैं उनमें एक शब्द का उल्लेख मिलता है, श्रेष्ठीन। श्रेष्ठीन का अर्थ होता है दोस्तों, उस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो व्यापारी होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे ना, उनका जो हेड होता था, उस हेड के लिए श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में श्रेष्ठीन का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठीन का अर्थ हमें क्या होता है, ये होता है प्राचीन काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो व्यापारी होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, उनका जो प्रधान होता था, जो हेड होता था, उसके लिए श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा कि श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग कौन से टाइम पीरियड में होता था, तो आप क्या बोलोगे, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उस काल के ब्राह्मण ग्रंथों में हमें श्रेष्ठीन शब्द का उल्लेख मिलता है। और अगर आपको ये पूछ दिया कि श्रेष्ठीन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, उत्तर वैदिक काल के समय के जो प्राचीन व्यापारी थे, उनका जो प्रधान होता था, जो हेड होता था, उसके लिए श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।